हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी चल रही है, जिसमें अभी तक मैं आपको हिस्ट्री करा रही थी। हिस्ट्री में अभी कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी रह गए हैं। लास्ट वाला पोर्शन जो है स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत का से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन है वो अभी हमारा बचता है। तो वो मैं आपको साइड बाय साइड कराती रहूंगी। शाम को 5 बजे इवनिंग में आपकी क्लास रहती है हिस्ट्री की, वहां से आप उसको कवर कर सकते हैं। और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सिविक्स वाला पोर्शन, नागरिक शास्त्र। ये नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। सबसे पहले मैं आपके साथ नागरिक शास्त्र का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। उसके बाद हम इसकी जो क्लासेस हैं, चैप्टर्स हैं, वो डेली बेसिस पर इसकी क्लास होगी। सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी नागरिक शास्त्र की, और शाम को 5 बजे आपकी होगी इतिहास की क्लास, हिस्ट्री की। अब इसकी सिलेबस को हम अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो है हम और हमारा समाज। हमारा समाज से रिलेटेड, हमारे भारत से रिलेटेड, हमारे एकता अनेकता में एकता कहा जाता है, क्या क्या चीजें हैं वो सब आपका इस चैप्टर में आएगा। उसके बाद आपका आता है ग्रामीण और नगरीय समाज में रहन सहन किस तरीके का है, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन कैसा है, जिला प्रशासन हो गया, हमारा संविधान से रिलेटेड हो गया, यातायात की सुरक्षा, क्या क्या नियम है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र हो गया, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीतियां हो गई किस किस तरीके की हैं। ये सारा पोर्शन हम इसी में कवर करने वाले। इसी के साथ साथ आपका आ जाता है वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, और उसी में एक और पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है दिव्यांगता। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। 3 पॉइंट्स आपके यहाँ पर है। और उसके बाद ये अगर हम टोटल भी देखें आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स हैं आपके नागरिक शास्त्र में। तो अगर डेली बेसिस पे भी हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो 12 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीक में आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हम और हमारा समाज। नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज से ये आपका शुरू होने वाला है चैप्टर 1 नागरिक शास्त्र का। जैसे मैंने हिस्ट्री में चैप्टर्स को लिखा हुआ है चैप्टर 1 2 3 करके, इसी तरीके से मैं इसमें भी आपके चैप्टर्स को मेंशन कर दूंगी। सभी जन एक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है सभी जन एक है। उसमें आपका हमारे भारत को क्या कहा जाता है, हमारे भारत को कहा जाता है कि बहुत विविधताओं वाला देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग है, अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। तो बहुत बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे पर्वत, हिमालय, ये सब हमारे उत्तर की साइड में आ जाता है। भारत में एक ऐसी जगह पर भी है, चेरापूंजी हो गया या मासिन राम हो गया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मरुस्थल प्रदेश भी हैं। अब लोगों का खान-पान हो गया, लोगों का पहनावा हो गया, लोगों की बोली हो गई, ये सारी ही चीज़ें एक-दूसरे से अलग होती है, जो कि हमारे देश के अलग-अलग भागों में से आती हैं। अब यहाँ की जब इतनी सारी चीज़ें अलग हैं, तो यहाँ के धर्म हो गए, रीति-रिवाज हो गए, भाषाएँ हो गई, संस्कृति हो गई, इन सब में विविधता आ गई है, और सब में विविधता देखने को आपको मिलती है। अब समाज में अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो बहुत सारे धर्म आपके आ जाते हैं। उसमें हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे जो समुदाय हैं ये एक-दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन-सहन और रीति-रिवाज में अंतर आ जाता है। और देश में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? 225 भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएँ मेन हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। और यहाँ पर जो मेन भाषा बोली जाती है हमारे प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाली कौन-सी है? हिंदी। और हिंदी के साथ-साथ यहाँ पे और भी भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे कि आपका अवधी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया। ये सारी भाषाएँ भी यहाँ पर बोली जाती हैं। एक-दूसरे से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग है। लोग एक भाग से अगर दूसरे भाग में जाते हैं, तो वहाँ की बोली और भाषाएँ भी अलग हो जाती है, जिसको हम विविधता कहते हैं। अब भाषा के साथ-साथ ही अलग-अलग हमारे त्योहार हो गए। जैसे कि त्योहार अलग-अलग मनाए जाते हैं, हर धर्म के त्योहार अलग मनाते हैं, जैसे कि होली हो गया, दिवाली, दशहरा, ये हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। अगर हम ईद की बात करते हैं तो वो मुसलमानों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। सिखों की बात करें तो क्रिसमस हो गया, ईसाई हो गई, ये प्रमुख त्योहार हैं। बौद्ध लोग बौद्ध पूर्णिमा हो गई, महावीर जयंती हो गई, पारसी नवरोज।
तो पारसी लोग जो है वो नवरोज मनाते हैं। तो ये सारी त्योहार भी हैं जो भी धीरे-धीरे अलग-अलग हैं आपके धर्मों के हिसाब से। बैसाखी हो गया, ओणम हो गया, मकर संक्रांति हो गया, जो फसल के पकने पर और काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं। उसी के साथ-साथ इन सारे त्योहारों के साथ-साथ कुछ और त्योहार भी हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। इसमें आपका स्वतंत्रता दिवस आ जाता है, गणतंत्र दिवस आ जाता है, गांधी जयंती आ जाता है। ये हमें सिखाते हैं कि भारतवासियों को मिल-जुल कर एक साथ एक राष्ट्रभक्ति की भावना से हमें अपने सारे त्योहार मनाना चाहिए। तो ये हमारे त्योहारों से रिलेटेड हो गया। दूसरी, जब इतनी सारी चीज़ें भारत में अलग-अलग हैं, तो भारत में हर प्रदेश का, हर स्टेट का नृत्य भी अलग है। अगर हम नृत्य की बात करते हैं, डांस फॉर्म की बात करते हैं, तो वो भी अलग-अलग हैं, जो कि अलग-अलग क्षेत्र की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो फेमस नृत्य है, वो है भरतनाट्यम। उड़ीसा की अगर हम फेमस नृत्य की बात करते हैं, तो वो है आपका ओडिसी। केरल की अगर फेमस नृत्य की बात करते हैं, तो वो कथकली है। इन सबकी पोशाकें अलग है, इन सबकी शैली अलग है, इन सबकी मुद्राएँ अलग हैं। अलग-अलग पौराणिक कथाओं पर ये आधारित भी हैं। अब अगर हम देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य कौन-सा है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊँगी। नृत्य के साथ-साथ अगर हम पहनावे की बात करते हैं, तो उसमें भी विविधता है। अगर हम साड़ी-धोती की बात करते हैं, तो कहीं पर साड़ी पहनी जाती है, कहीं पर सूट पहना जाता है, फिरन पहना जाता है, राजस्थान में बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, गर्म मौसम होता है। तो ये भी सारी चीज़ें अलग-अलग ही होती हैं, उसी के साथ-साथ पहनावा में भी विविधता आपको दिखाई देती है। अब जैसे अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं, क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सामी, अमित मिश्रा। अब इस टीम में क्या खास बात है, क्योंकि ये अलग-अलग प्रदेश से हैं, अलग-अलग धर्मों के हैं, लेकिन फिर भी एक साथ एक टीम बनी हुई है और एक साथ पूरे सभी लोग भारत के लिए खेलते हैं। इनकी बोलियाँ भी अलग-अलग हैं। विदेशों के साथ जो विदेशी आपका आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अलग-अलग मैचेज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ये दूसरे देशों से भी उसके साथ मैच करते हैं। अब जैसे कि अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और अगर हम इसी तरीके की बात करते हैं, तो अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी की लड़ाई की कहानियाँ आपने बहुत सारी सुनी होंगी कि किस तरीके से देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उसको निकलने के लिए देश के कोने-कोने से अलग-अलग धर्मों के, अलग-अलग जातियों के लोग एकजुट होकर जिन्होंने संघर्ष किया था और अपना योगदान भी दिया था। इस लड़ाई में जो मेन आपके आते हैं, वो हो गए आपके महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां के योगदान की जानकारियाँ भी बहुत सारी मिलती हैं। अब इनमें आपने देख लिया होगा कि अनेक धर्म हो गए, जाति हो गई, भाषा, पहनावा, अलग-अलग चीज़ें हो गई जो कि देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। अब विविधताओं के होते के साथ-साथ हमारे देश में एकता भी रही है, जैसे कि ऐसी फुलवारी है जो अलग-अलग रंगों और खुशबू के फूलों से सजी रहती है। अब हमारे समाज में भेदभाव की भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि 2 बच्चे होते हैं, लड़का है तो उसके साथ भेदभाव है, लड़की है तो उसके साथ अलग चीज़ें होती हैं। मतलब लड़का है तो उसको पढ़ा-लिखा के आगे तक भी भेज देंगे, लेकिन लड़की है तो बोलते हैं कि बस थोड़ा-सा पढ़ाओ और बाकी घर के काम सिखाओ। स्कूल जाकर तुम क्या करोगी? तो इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये एक तरीके से क्या है कि जितनी भी लड़कियाँ हो गई, उनको कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा ही दी जाती है। बेसिक जो नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, वो तक भी उनको नहीं मिलती हैं। खेल-कूद में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो भी उनको नहीं करने दिया जाता है। उनको खाना बनाना, बर्तन, कपड़े धोना, यही सब सिखाया जाता है। और लड़कियों के अधिकारों से भी हम उनको वंचित करके जो समाज की शक्ति है, उसको व्यर्थ कर देते हैं। अब अगर हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो खेलों में अगर देखा जाए तो पीटी ऊषा हो गई, कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, सानिया मिर्ज़ा हो गई, झूलन गोस्वामी, एमएस मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, ये सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा है खेल में। अगर हम समाज सेवा की बात करते हैं, तो उसमें आपकी मदर टेरेसा आ जाती है, मेधा पाटेकर आपके नाम उल्लेखनीय है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अगर मैं आपको बताऊँ, इनके नेम है कि कौन किस खेल से रिलेटेड है। अगर मैरी कॉम है तो वो किस खेल से रिलेटेड है, या खेल-कूद में कौन-कौन है, या समाज सेवा में कौन आती है, मदर टेरेसा। आप समाज सेवा में आप साइना नेहवाल का नाम नहीं लिख सकते। साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड है, सानिया मिर्ज़ा टेनिस से रिलेटेड है, मैरी कॉम किक बॉक्सिंग में है।
पीटी उषा दौड़ में है। तो ये अलग-अलग खेलों की बात हो रही है, तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ी ख्याति अर्जित करी है, वो उसमें आपकी आती हैं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। अब कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री पद हैं, उन पर भी अलेक अनेक महिलाएँ सुशोभित हो रही हैं, इसलिए अगर हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो वो गलत है। अब जैसे कि उसी के साथ-साथ अब बहुत सारी जातियों की भी बात आ जाती है कि बहुत सारी जातियाँ निम्न समझी जाती हैं, कुछ जातियों को उच्च दर्जा दिया गया है। दिलाने के लिए मतलब जो निम्न जाति थी, उनको उच्च दर्जा दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने, ज्योतिराव फूले ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये ऐसी महान हस्तियाँ हैं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अगर हम हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, उसके समय की बात करते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो छुआ-छूत की बात थी, उसको मिटाने के लिए बहुत सुझाव दिए थे और उसको कानूनी रूप से अब समाप्त भी कर दिया गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं, धर्म के हैं, या समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त करेंगे और सभी को सरकारी नौकरी पाने के लिए समान अवसर दिए जाएँगे। तो जो भेदभाव वाली चीज़ है, वो भी यहाँ पर अब खत्म हो गई है, आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। अब अगर हम अपने देश की बात करते हैं, तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, बहुत सुंदर है। अब राष्ट्रीय ध्वज हमें यही सिखाता है कि विविधता में एकता भी होनी चाहिए। अब 3 रंगों का होता है, केसरिया, सफेद और हरा। तिरंगा भी इसे हम कहते हैं, ये अपने एक महत्व और अलग ही संदेश देता है। सबसे ऊपर का रंग क्या बताता है? बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच में जो चक्र बना हुआ है, वो उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। नीले रंग का चक्र बना हुआ है और इसमें कुछ 24 तिल्लियाँ होती हैं और ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई में होता है, वो 3:2 का होता है। मतलब जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई होती है, वो इस अनुपात में होती है। अब इसके साथ-साथ अब ध्वज के जो आपकी ध्वज संहिता होती है, उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला नहीं होना चाहिए। ध्वज हमेशा केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। निजी वाहनों और परिधानों के ऊपर कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें। ध्वज फहराते समय झुका ना हो और देश के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनके निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। तो ये बहुत सारे नियम हैं जो आपके फॉलो किए जाते हैं। उसी से रिलेटेड आपका आ जाता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें कि ध्वज फहराने पर हमें राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था, जिसकी अवधि 52 सेकंड है। मतलब राष्ट्रीय गान में आपको 52 सेकंड में ही खत्म करना है। अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, तो वो किसने लिखा था? वो आपका लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत की रचना करी थी और जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त है उसको भी। जनगण मन की बात करें तो वो लिखा है हमारा राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं वंदे मातरम, तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना करता हूँ, सुजलाम सुफलाम ये मलयज शीतलाम, ये पूरा हमारा जो गीत है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर हम अपने राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, ये वो जानकारी है जो आपको भारत से संबंधित आपको पता होनी चाहिए। कहेंगे कि बेसिक नॉलेज है, हमें पता होती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत जितना ज़्यादा बेसिक होता है, उसके गलत होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो लगा देंगे फटाफट से। तो कभी-कभी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें जब भी उसका आंसर दें। अब अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। पीले रंग का धारीदार पशु होता है। दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव उसको मिला है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं उसको। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है, सिर पर पंखों के आकार की कलगी ऊपर होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। उनकी गर्दन चमकीली नीली होती है, पूंछ लंबी, चमकीले हरे पंख बनी होती है। बहुत अच्छा ये नृत्य भी करते हैं। तो उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं, तो वो हमारा कमल है। बहुत ही पवित्र पुष्प माना जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और उसी के साथ साथ इसमें हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं, तो वो है हमारा अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं और प्रत्येक सिंह का मुंह पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है और इस चक्र के दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। यहाँ पर नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं,
और देवनागरी लिपि में इसमें सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे भारत से रिलेटेड। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। होप सो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो एक रिवीजन भी आपका हो जाता है जब आप क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक नृत्य है वो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका कथक। और तमिलनाडु का अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तमिलनाडु का जो आपका है वो है आपका भरतनाट्यम। एक बार कंफर्म कर लेते हैं नृत्य की। अगर हम बात करते हैं, हमने 3 नृत्य पढ़े थे जिसमें आपका तमिलनाडु था और आपका तमिलनाडु के साथ-साथ आपका था उड़ीसा का था। ये यहाँ पर है। अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम आ जाता है, उड़ीसा का ओडिसी और केरल का कथकली। तो ये आपके यहाँ पर डांस फॉर्म आ जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता को छुआ-छूत की भावना को जिन लोगों ने दूर करने में आपका योगदान दिया था, उनमें से किन्हीं 2 के बारे में अगर हम बताएँगे तो वो आपके आते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास करे हैं इस चीज़ को दूर करने के लिए। अब विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं कि हम बहुत अलग-अलग हैं, अलग-अलग डांस फॉर्म्स हैं, अलग-अलग पहनावे हैं, अलग-अलग बोलियाँ हैं, अलग-अलग खान-पान है, रीति-रिवाज़ है, लेकिन फिर भी हम एकजुट हैं और एक हम भारत के लोग कहलाते हैं। उसके साथ ये मैचिंग में आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। जैसे कि मदर टेरेसा की अगर हम बात करते हैं तो वो समाज सेवा से रिलेटेड है। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष यात्री हैं। बंक बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है और अशफाक उल्लाह खां आपका जो है वो क्रांतिकारी है। ठीक है? तो ये सारा चीज़ें आपके सामने आ जाती है। अब निम्नलिखित सही गलत की अगर हम बात करते हैं तो नवरोज़ ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है, नहीं। विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, यस। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चेरापूंजी और मानिसरम में सबसे कम वर्षा होती है, नहीं, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, करेक्ट है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। डेली बेसिस पर आप ये क्लासेस देखिए तो आपका हिस्ट्री और आपका ये सिविक्स नागरिक शास्त्र साथ साथ ही आपका कवर होता चलेगा। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि लास्ट रिवीजन पे लास्ट के 2-3 डेज में आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।